जो डिस्कशन करते हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक वेट, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और आइसोटोन्स, है ना। इन सभी टॉपिक पर डिस्कशन होगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने मेटल का 3 टुकड़ा लिया है। ये मान लो सोडियम का है, ये हमारा सोडियम का है, और ये मैंने आयरन का एक टुकड़ा लिया है, और ये मैंने गोल्ड का एक पीस लिया है। ये हमारा गोल्ड का एक पीस है। तो मैंने 3 तरह का मेटल का पीस लिया है। एक हमारा सोडियम का पीस है, दूसरा हमारा आयरन का है, और तीसरा हमारा गोल्ड का है। ठीक है ना। हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखो, हमें पता है कि किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल सोडियम का एटम हो गया। अगर ये आयरन है तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल आयरन का एटम हो गया, और अगर ये गोल्ड है तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल गोल्ड का एटम हो गया। ठीक है। मैंने 3 तरह के मेटल का पीस लिया है, सोडियम, आयरन, गोल्ड। अब हमें पता है कि किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, तो अगर सोडियम है तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल सोडियम का एटम, अगर ये आयरन है तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल आयरन का एटम, अगर ये गोल्ड है तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल गोल्ड का एटम। हुआ यूं होगा कि इसका करोड़ों एटम्स या अरबों एटम्स मिलकर के गोल्ड के टुकड़ा का निर्माण किया होगा। इसका भी करोड़ों या अरबों एटम्स मिलकर के आयरन के टुकड़ा का निर्माण किया होगा, और इसका भी करोड़ों या अरबों एटम्स मिलकर के सोडियम के टुकड़ा का निर्माण किया होगा। ठीक है। इसका करोड़ों या अरबों एटम मिलकर हमारा गोल्ड के टुकड़ा का निर्माण किया, इसका करोड़ों या अरबों एटम्स मिलकर आयरन के टुकड़ा का निर्माण किया, और इसका करोड़ों या अरबों एटम्स मिलकर सोडियम के टुकड़ा का निर्माण किया। ठीक है। अब देखो, ये हमारा स्टेटमेंट था कि किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। अब एटम इंडिविजिबल है। एटम इंडिविजिबल है, इसका मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। यही स्टेटमेंट था। लोगों ने मान लिया कि भाई एटम इंडिविजिबल है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो, प्रश्न है, मेन जो क्वेश्चन है कि अगर इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, इसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, इसका भी सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, ये सभी के सभी एटम्स हैं, तो आखिर ये एटम्स मिलके एक ही तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता? यहीं से रिसर्च टर्न कर रहा है हमारा। अगर ए भी एटम है, ए भी एटम है, ए भी एटम है, ये सबके सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, तो आखिर ये एटम्स मिलके एक ही तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता? किसी लड़का ने हमसे पूछा कि सर ए भी एटम है, ए भी एटम, ए भी एटम है, तो ए एटम्स एक ही तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा कि देखो, ये एटम जरूर है, ये सभी एटम्स जरूर है, लेकिन ये सभी एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सवाल है कि ये सभी एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? ये सभी एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? कुछ तो वजह है कि ये सभी एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब इस पर रिसर्च किया गया है ना, जब इस पर रिसर्च किया गया,
तो पाया गया कि एटम विथ 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट चेंज कर जाता है। अगर ये सभी के सभी एटम्स है, ये सभी के सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इन सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मिलकर के एक ही तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना चाहिए था। लेकिन ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एक ही तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता। अब एक ही तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसका मतलब ये सभी के सभी एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सवाल है कि ये सभी के सभी एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? आखिर कुछ तो वजह रहा होगा। तो साइंटिस्ट ने जब एटम पर रिसर्च किया तो साइंटिस्ट ने पाया कि एटम किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं, बल्कि एटम्स विथ 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। और ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो रिसर्च में ज्ञात हुआ फर्दर कि ये एटम किसी सब्सटेंस का छोटा पार्टिकल नहीं, बल्कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है यूनि नेगेटिव मान लिया गया, प्रोटॉन पे चार्ज को यूनि पॉजिटिव मान लिया गया, और हमें पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल नेचर का होता है। अब हमें पता है कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो अगर कूलम के टर्म में लिखे तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये तो इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। तो अगर कूलम के टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है -1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों में समानता क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन फर्क क्या है कि दोनों का नेचर अपोजिट है। इस पे अगर निगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर प्रोटॉन के नेचर से जस्ट अपोजिट होता है, या प्रोटॉन का नेचर इलेक्ट्रॉन के नेचर से जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे होता है ना। मैग्नीट्यूड समझ में आता है? जैसे देखो मैंने क्या किया, तराजू के 2 पलड़े पे, एक पलड़ा पे 5 केजी चीनी रखा और दूसरा पलड़ा पे 5 केजी चावल रखा। तो चीनी और चावल दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन ये भी 5 केजी और ये भी 5 केजी है। इसका मतलब है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इन दोनों पे जो चार्ज है, इन दोनों का जो नेचर है, इन दोनों का नेचर अपोजिट होता है। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, मैंने 3 सब्सटेंस लिया। हमें पता है कि किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, तो इसका सबसे सोडियम का सबसे छोटा पार्टिकल सोडियम का एटम, आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल आयरन का एटम, गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल गोल्ड का एटम। अब इसका करोड़ों एटम मिला तो गोल्ड बना, इसका करोड़ों एटम अरबों एटम मिला होगा तो आयरन बना होगा, इसका करोड़ों और अरबों एटम मिला होगा तो सोडियम बना होगा। ठीक है। अब सवाल है कि ये सभी के सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सभी के सभी एटम्स हैं, तो आखिर ये एटम्स कंबाइन करके एक ही तरह का सब्सटेंस क्यों नहीं बनाता? ये फिर गोल्ड क्यों बन गया, ये आयरन क्यों बन गया, सोडियम क्यों बन गया? ये आखिर अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? ये अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये एटम्स अलग है। ये तीनों एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सवाल है तीनों एटम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? अब हमें पता है, ये तीनों एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? तो जब इस बात पे रिसर्च हुआ तो रिसर्च में सामने आया कि जो एटम्स होता है वो किसी सब्सटेंस का छोटा पार्टिकल नहीं, बल्कि ये भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पे चार्ज मैंने बता दिया, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल नेचर का है ना। अब इसके आगे का फर्दर कॉन्सेप्ट क्या है? है ना, कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत से एटम पे रिसर्च किया। तो जब साइंटिस्ट ने बहुत से एटम पे रिसर्च किया तो पाया कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। सोडियम ले लिया उन्होंने, सोडियम में देखा कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। ऑक्सीजन ले लिया
देखा कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है। कैल्शियम ले लिया उन्होंने, देखा कि 20 इलेक्ट्रॉन्स है और 20 प्रोटॉन्स है। मैं टू द पॉइंट कहना चाहता हूं कि साइंटिस्ट ने बहुत से एटम्स पर रिसर्च किया। उसके पीछे का रीजन था कि साइंटिस्ट एटम के नेचर को जानना चाहता था कि आखिर एटम का नेचर कैसा है। तो साइंटिस्ट ने पाया कि जितने भी एटम्स हैं, सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एक प्रश्न भी है कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विविधता उदासीन क्यों होता है। तो हमें पता है कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। यही कारण है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न करे कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आप कहना इन केस ऑफ एटम total number of electrons are equal to total number of protons. We know that magnitude of charge on electron is equal to magnitude of charge on protons, but sign is opposite. Hence we can say that atom is electrically neutral. दुनिया का जितना एटम साइंटिस्ट लिया सबका सब न्यूट्रल पाया गया। उसका मेन वजह था कि उन सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे है, और इन दोनों का नेचर अपोजिट है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखो चार्ज थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, है ना। आखिर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है ना, चार्ज थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखो यहां पे अब चार्ज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कैसे समझते हैं, है ना। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर का डिस्कशन करेंगे, मास नंबर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट टॉपिक जो है उसका डिस्कशन करेंगे। आप देखो पहले, ठीक है ना। साइंस में हम कह सकते हैं कि 3 तरह का बॉडी होता है। एक बॉडी हमारा न्यूट्रल होता है, एक तरह का बॉडी हमारा न्यूट्रल बॉडी है। दूसरे तरह का जो बॉडी है साइंस में, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरे तरह का जो बॉडी है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरे तरह का बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और तीसरे तरह का जो बॉडी है, वो तीसरे तरह का बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज्ड। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, साइंस में 3 तरह के बॉडी को कंसीडर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक तरह का बॉडी हमारा न्यूट्रल है, दूसरे तरह का बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तीसरे तरह का बॉडी निगेटिवली चार्ज है। अब एक प्रश्न है कि व्हाट इज चार्ज, या व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज से क्या समझते हो आप, है ना। देखो यहां पे तो आखिर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तब वो बॉडी न्यूट्रल होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा तब वह बॉडी न्यूट्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन पे है। अब इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है उसका जस्ट अपोजिट नेचर प्रोटॉन का है। तो यही कारण है कि कोई बॉडी न्यूट्रल होता है। मतलब अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। मान लो कि किसी बॉडी में 11 इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी न्यूट्रल है, और हमें पता चल जाए कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें 11 प्रोटॉन होगा, है ना। मान लो कि किसी बॉडी में 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें 12 प्रोटॉन्स होगा, है ना, तो ये न्यूट्रल हो गया। किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें 10 प्रोटॉन होगा, तो ये न्यूट्रल हो गया, है ना। किसी बॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, तो बॉडी न्यूट्रल हो गया। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रल बॉडी। इफ ए बॉडी कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, then we can say that body is neutral body। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल है। अब देखो क्या है ना। अब मान लो
कि किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। किसी बॉडी में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव, तो 11 प्रोटॉन पे 11 पॉजिटिव। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 निगेटिव, तो यहां पे 10 निगेटिव हो गया। अब सोचो इस बॉडी में 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव, तो 11 पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव, तो 10 निगेटिव हो गया। ज्यादा कौन है? पॉजिटिव चार्ज वाला। कितना ज्यादा है? 1। इसका मतलब इसको 1 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तब वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। इफ ए बॉडी कंसिस्ट greater number of protons in comparison to electrons, then that body is called as positively charged body. अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तब वह बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना? अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तो बॉडी कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब देखो पहले थोड़ा, ठीक है ना, एक फिर बॉडी ले लेते हैं। अब मान लो कि इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन्स है, तो मेरे को बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 निगेटिव, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव, तो 12 इलेक्ट्रॉन पे 12 पॉजिटिव। इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन्स है, तो 12 प्रोटॉन पे 12 पॉजिटिव हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 निगेटिव हो गया। अब ज्यादा कौन है? पॉजिटिव चार्ज वाला। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना? तो इस बॉडी पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें कितना प्रोटॉन ज्यादा था? ऐसे समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया। अब कितना प्रोटॉन बचा? 1 प्रोटॉन, तो इस बॉडी पे 1 पॉजिटिव आ गया, इन्हीं पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 10 प्रोटॉन पे चार्ज के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर दिया। अब 2 प्रोटॉन बचा, तो 2 प्रोटॉन पे 2 पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से अगर किसी बॉडी में मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, 3 प्रोटॉन बचा, 1 प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव, तो 3 प्रोटॉन पे 3 पॉजिटिव, है ना? यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव। इस बॉडी पे 1 पॉजिटिव हो गया, इस बॉडी पे 2 पॉजिटिव हो गया, इस बॉडी पे 3 पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी में जो प्रोटॉन की संख्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगा। इफ ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, देन वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना? अब यहां पे देखो आप, है ना? मान लो कि इस बॉडी में 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव, तो 17 प्रोटॉन पे 17 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 निगेटिव, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे 18 निगेटिव। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो जब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना? तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो कितना होगा? 1 निगेटिव होगा। 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 निगेटिव होगा, है ना? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब 1 निगेटिव हो गया। अब निगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ए बॉडी कंसिस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है तब वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अभी जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से उतना ही निगेटिव होगा। इस केस में देखिए ना, प्रोटॉन की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 1 निगेटिव हो गया। अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2 निगेटिव। जैसे आप देखो पहले, यहां समझो पहले आप, है ना? जैसे मेरे पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन मैं कहूं और 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन पे 8 पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 निगेटिव, 2 निगेटिव ज्यादा हो गया ना? तो यहां पे क्या होगा? इस बॉडी पे -2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। या ऐसे कहें हम 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 निगेटिव हो गया।
तो इफ ए बॉडी कंसिस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन्स देन वी कैन से दैट बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तब वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। 3 नेगेटिव का भी एक ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि किसी बॉडी में 7 प्रोटॉन हमारा है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव, तो 7 प्रोटॉन पे 7 पॉजिटिव, और 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 नेगेटिव हो गया। तो कितना नेगेटिव ज्यादा है यहां पे? 3 नेगेटिव ज्यादा। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब 3 नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल का तो जान गए हम कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो वह बॉडी न्यूट्रल होगा। जितना भी एटम्स है सबका सब न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। लेकिन अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है। इफ ए बॉडी कंसिस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स देन दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ए बॉडी कंसिस्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन्स देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की तुलना में ज्यादा है तब वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट, चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, है ना। तो चार्ज को हम कैसे समझेंगे? तो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, चार्ज को कैसे समझेंगे? तो अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए बॉडी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनबैलेंस मैनर में है तब वो बॉडी हमारा चार्ज होगा। अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए बॉडी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज का डिफिनेशन है ना, अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अनबैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, unbalancing of electrons and protons in a body is the concept of charge, is the concept of charge, है ना। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अनबैलेंस मैनर में है तब वो बॉडी हमारा चार्ज बॉडी होगा। और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन